अभी के टाइम पे हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। हर तरफ हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करना है, देन विद इन अ वन क्लिक आपके सामने इंफॉर्मेशन की लाइन लग जाएगी। और इसके साथ ही साथ हमारे आसपास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव हो चुकी है। और ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले के टाइम पे हमारे पास जितना भी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज अवेलेबल था, उससे ज़्यादा आज के टाइम पे है। और इन चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बट वेट, इसी बीच जो आज की जनरेशन है, जिन्हें हम जेनजी बुलाते हैं, ये अपने लाइफ के हर एक इम्पॉर्टेंट एरिया में वीक है, चाहे वो वेल्थ हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो। और ज़्यादातर मेंटल हेल्थ के इशू भी जेनजी में देखने को मिलते हैं और इसी कारण जेनजी को मोस्ट डिप्रेस्ड जनरेशन बोला गया है। इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए चलो चलते हैं टाइम में थोड़ा सा पीछे, उस टाइम पे जब अभी तक के ओल्डेस्ट जनरेशन एग्जिस्ट करते थे। साल 1928 से लेकर के 1945 के बीच में जितने भी लोगों का जन्म होता है, ये लोग होते हैं साइलेंट जनरेशन। अब ये वो जनरेशन है जिसे अभी तक के ओल्डेस्ट जनरेशन में से एक माना जाता है। अब साइलेंट जनरेशन ने अपने टाइम पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और वर्ल्ड वॉर जैसी इवेंट्स को फेस करा था और इनके टाइम पे लाइफ काफ़ी ज़्यादा टफ और काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थी। अब इसके बाद 1946 से लेकर के 1964 के बीच में जितने भी लोगों का जन्म हुआ था, ये लोग थे बेबी बॉम्बर जनरेशन। अब इस जनरेशन ने अपने हक के लिए, अपने फ्रीडम के लिए फाइट किया था। अब इसके बाद 1965 से लेकर के 1980 के बीच में जितने भी लोगों का जन्म हुआ था, ये लोग थे जनरेशन एक्स। अब जनरेशन एक्स ने अपने लाइफ में इकोनॉमिक प्रॉब्लम को तो फेस करा था, पर इसके साथ ही साथ इन लोगों ने एड्स जैसे एपिडेमिक्स को भी फेस करा था। अब इन सब के बाद 1981 से लेकर के 1996 के बीच में जितने लोगों का जन्म हुआ था, ये लोग थे जनरेशन वाई, जिन्हें हम मिलेनियल्स भी कहते हैं। अब इन लोगों ने देखा कि हमारे प्रीवियस जनरेशन ने, हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा अपने फ्रीडम के लिए फाइट किया है और बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं, तो हम इन चीज़ों को वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो इन लोगों ने उन रिसोर्सेज को यूज़ किया और वर्ल्ड को और ज़्यादा इम्प्रूव किया। नाउ हमारी दुनिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। वी आर लिविंग इन अ एडवांस वर्ल्ड और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है हमारे प्रीवियस जनरेशन के कंट्रीब्यूशन के कारण। अब 1997 से लेकर के 2012 के बीच में जितने भी लोगों का जन्म होता है, ये लोग होते हैं जनरेशन जी, मतलब जेन जी, जो कि आज के डेट के यंगस्टर्स हैं। अब देखो, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ना कि इतना सब रिसोर्सेज होने के बावजूद भी जेनजी कुछ करने के बजाय उल्टा और ज़्यादा वीक बनते जा रहे हैं। तो जानते हैं कि क्या रीज़न है जेनजी के वीक बनने का, और ये भी जानेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया, रिलेशनशिप, मूवीज, पॉर्न जेनजी को और ज़्यादा वीक बनाते जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। लेट्स बिगिन। ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, हम लोग लगातार इवॉल्व करते करते आज इस एडवांस वर्ल्ड में आ चुके हैं और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है हमारे प्रीवियस जनरेशन के कंट्रीब्यूशन के कारण। और अगर हमें हमारे आने वाले फ्यूचर को और ज़्यादा ब्राइट करना है, देन हमें कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कुदरत ने जो दिमाग हम इंसानों को दिया है और जो इम्प्रूव करने की खूबी हमारे पास है, वो कुदरत ने दूसरे किसी भी लिविंग बींग को नहीं दिया है। और आप खुद ही देख लो, स्टोन एज में हम लोग किस तरीके से रहते थे और आज हम लोग किस तरीके से रहते हैं, ये इस चीज़ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और इसी इम्प्रूव करने की क्वालिटी को जेन जी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। नाउ वेट, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ना जेन जी को बहुत ज़्यादा वीक बता रहा हूँ और प्रीवियस जनरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ, पर मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे हमारी वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा एडवांस तो हो गई, काफ़ी अच्छी चीज़ें तो आ गई, बट इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आ गई जिसके कारण कोई भी इंसान वीक बन सकता है। और अगर अभी के टाइम पे कोई भी जनरेशन रहता ना, देन उसमें से ज़्यादातर लोग वीक बन जाते हैं। बिकॉज हमारे वर्ल्ड में अभी के टाइम पे चीप डोपामिन और ओवर स्टिमुलेशन अवेलेबल है। देखो, रिसोर्सेज तो हैं, अगर कोई इंसान कुछ भी सीखना चाहता है, देन विद इन अ वन क्लिक उसके सामने ढेरों इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। पर अगर कोई इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है,
चीप डोपामिन को एक्सेस करना चाहता है, देन विद इन अ वन क्लिक वो सोशल मीडिया ऐप्स को खोल सकता है। विद इन अ वन क्लिक उसके सामने ढेरों पॉर्न साइट्स आ जाएंगे जिनको देख करके वो शॉर्ट टर्म प्लेजर तो अचीव कर लेगा, बट उसके बाद लॉन्ग टर्म में उसे रिग्रेट फील होगा, उसे लगेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। और यही सबसे बड़ी डार्क रियलिटी है जिंजी की लाइफ की। तो चलो एक एक करके बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो जेंजी को लगातार वीक बनाते जा रहे हैं, और वीडियो में हम सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। बड़े शहरों में बच्चे बहुत तेजी से सोशल मीडिया की लत के शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया जिसके बगैर अभी के टाइम पे हम लोग अपनी लाइफ को इमेजिन तक नहीं कर पाते हैं। वैसे तो बोला जाता है कि सोशल मीडिया हम सबको कनेक्ट करने के लिए बना था, बट इसके कारण आज के टाइम पे हम लोग अपने फैमिली से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक इंसान ऑलमोस्ट हर रोज 6 आवर्स और 53 मिनट सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देता है। अब अगर हम लोग इसे 7 आवर्स भी लेकर के चलेंगे तो अगर एक इंसान 7 घंटे हर रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है तो साल में वो 2555 आवर्स सोशल मीडिया पे स्पेंड कर देगा। अब अगर हम लोग इसे डेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये टोटल 106 डेज बनते हैं। अब देखो अगर आप इतना टाइम और इतना एनर्जी अपने किसी अलग फील्ड में इन्वेस्ट कर देते, किसी पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट कर देते, तो आपको अपने लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सब इतने ज़्यादा एडिक्टिव है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इसी कारण जब कभी भी आप सुबह में उठते हो तो उस वक्त जो सबसे पहला चीज़ आप उठाते हो वो आपका स्मार्टफोन होता है, और जब भी आप सोने के लिए जाते हो तो उस वक्त जो सबसे आखिरी चीज़ आप रखते हो वो आपका स्मार्टफोन होता है। कभी कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है, आप सोने के लिए जा ही रहे होते हो कि उसी वक्त आप इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक खोल लेते हो और रील देखते देखते घंटों बीत जाते हैं और आपको पता भी नहीं लगता है। क्योंकि ये सब कंपनी अपने प्लेटफॉर्म्स को ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं ताकि आप इन प्लेटफॉर्म्स पे आओ और अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करो। एग्जाम्पल में इंस्टाग्राम है, आप जब भी किसी रील को देखते हो तो आपसे पूछा जाता है नॉट इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड, और अगर आप किसी भी ऑडियो को बहुत बार सुन लेते हो तो आपको बोला जाता है कि इस ऑडियो को यूज़ करो और एक रील बना के दिखाओ। फिर अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगता है, आप उसे सेव करके रख लेते हो, तो आपको बोला जाता है कि इसे एज अ टेम्पलेट यूज़ करो और एक रील बना के दिखाओ। फिर आपको ये भी बोला जाता है कि आप अपने लाइफ के मूवमेंट्स को यूज़ करके भी एक रील बना सकते हो। क्या ये कोई मजाक है? आप देखो, आपके पसंद, आपके नापसंद, आपके एक एक चॉइसेस को ये लोग डीपली रिसर्च करते हैं और उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म को इतना ज़्यादा हाईली एडिक्टिव बना देते हैं ना कि आप अपने घंटों कब इन चीज़ों में स्पेंड कर दोगे आपको पता भी नहीं लगेगा। 2 तरीके से सोशल मीडिया जिंजी को बर्बाद कर रहा है। पहला, इंस्टेंट रिवॉर्ड। देखो पहले के टाइम पे ना हम लोग को एक एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। अगर हमें ज़रा सा भी प्लेजर को अचीव करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता था। पर अभी के टाइम पे आपको बस इंस्टा खोल लेना है, रील देख लो या तो यूट्यूब खोल लो, शॉर्ट्स देख लो, आपको बहुत सारा प्लेजर मिल जाएगा। और जब इंसान को बिना कुछ किए रिवॉर्ड मिलता है ना तो उसे लगता है कि मुझे काम करने की ज़रूरत क्या है, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं लेज़ी बना देता है। और इसके साथ ही साथ आपको फिर फैमिली में ज़्यादा घुलने मिलने में मन नहीं करेगा, आप बस फ़ोन में लगे रहोगे, इंटरनेट पे लगे रहोगे, और इस कारण पूरा परिवार एक रूम में होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा दूरी महसूस करता है। सेकंड है बैड इन्फ्लुएंस। देखो हम लोग जो चीज़ भी देखते हैं हमारे ऊपर उस चीज़ का इन्फ्लुएंस आता है। अब अगर अच्छा रहेगा तो हमारे ऊपर अच्छा इन्फ्लुएंस आएगा, बुरा रहेगा तो बुरा इन्फ्लुएंस आएगा। और ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया पे हमें सेक्सुअल या तो न्यूडिटी वाले कंटेंट ही देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप अभी खुद स्क्रीन पे देख रहे होगे। और टिकटॉक के टाइम पे भी ये सब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, स्पेशली आफ्टर कबीर सिंह। जब कबीर सिंह आया था तो उसके बाद जितने भी छपरी कंटेंट क्रिएटर थे जो टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, उन लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिए। अभी हम मूवीज़ के बारे में भी बात करेंगे, बट सोशल मीडिया पे जितने भी ऐसे कंटेंट हैं इनको डायरेक्टली सॉफ्ट पॉर्न कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज ये लोग तो बस एक ही तरफ इशारा करते हैं कि भाई हम तो बस सेक्सुअल कंटेंट ही बना रहे हैं, न्यूडिटी ही फैला रहे हैं, और ये चीज़ जिंजी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है। और जब टिकटॉक चल रहा था तो उस वक्त जितने भी छपरी कंटेंट क्रिएटर थे, इन लोगों ने जैसा वीडियो बनाया था और यहाँ तक कि जैसा हेयर स्टाइल कराया था, इन सब चीज़ों को हमारे जनरेशन ने कॉपी किया था। और ये सब चीज़ें हमें दिखाती हैं द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस।
जेनजी के ऊपर अगर किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस जाता है तो वो होता है मूवीज़, और बॉलीवुड ज़्यादातर टाइम सेक्स और वॉयलेंस के ऊपर ही मूवीज़ को क्रिएट कर रहा है, और ये चीज़ बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान ने खुद बोला है। तो वो डायरेक्टर्स जो क्रिएटिवली इतने if they are not so talented in creating a story, in showing emotions, in creating situations, they depend heavily on violence and sex. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है संदीप वांगा की मूवी एनिमल और कबीर सिंह। अगर हम यहाँ पर सिर्फ कबीर सिंह की बात करें तो कबीर सिंह को लेकर ये काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी हैं। लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसे कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को दिखाना नहीं चाहिए। बट मैं सिंपल सा बात बोलता हूँ, ऐसे कैरेक्टर रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, नो डाउट, और आप इसे मूवी में दिखा भी सकते हो, बिकॉज मूवी आर द रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। बट आप मूवी में इसे अच्छी तरीके से पोर्ट्रे मत करो, इसे हीरो के वे में पोर्ट्रे मत करो। ये मत बताओ कि ये सब करना बहुत ज़्यादा कूल है, बल्कि अगर कोई चीज़ टॉक्सिक है तो उसे टॉक्सिक वे में ही पोर्ट्रे करो। बिकॉज लोग जब इन्हें देखते हैं ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा कूल है, एकदम हीरो वाला स्टाइल है, तो लोग इन चीज़ों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉलीवुड की। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड 80s और 90s के टाइम पे अपने मूवीज़ में वॉयलेंस और सेक्सुअल वॉयलेंस मतलब रेप के सीन्स को यूज़ किया करता था लोगों को अपने मूवीज़ की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और इस बात पे गौर करो, इन सीन्स का एक आइटम वैल्यू के अलावा और कोई भी ज़रूरत नहीं होता था। मतलब अगर आप इन सीन्स को मूवी से हटा भी दो ना तो मूवी के स्टोरी लाइन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लोगों को लगेगा कि इन चीज़ों से हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ें तो बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हैं, ज़्यादा सोसाइटी पे कोई भी बुरा इम्पैक्ट नहीं जाने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अब ये सुनो। ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन आदमी को औरतों को स्टॉक और हैरेस करने के केस में कोर्ट ले जाया गया, और कोर्ट में उसके लॉयर ने डिफेंस में ये कहा कि बॉलीवुड मूवीज़ में तो ऐसा ही दिखाया जाता है कि लड़के लड़कियों का पीछा करके उन्हें परेशान करके ही तो पटाते हैं, तो ये चीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज इसके मूवीज़ में ऐसी ही चीज़ें दिखाई जाती हैं। एंड देन गेस व्हाट, ये बात सुनने के बाद कोर्ट ने उस इंसान को बाइज्जत बरी कर दिया। इस चीज़ से हमें ये पता लगता है कि मूवीज़ हमें कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन चीज़ों को देख करके तो यार मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है, और मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि हमारे ओल्ड डेज़ हमारे लिए गोल्डन डेज़ हुआ करते थे। उस वक्त हम लोग घर पे बैठते थे और अच्छे अच्छे एनिमेटेड शोज़ देखा करते थे, जैसे कि मैंने देखा है बेन 10, करेज द कावरडली डॉग, निंजा हथौड़ी, इडाटेन जंप एंड सो ऑन। और उन चीज़ों को जब देखते थे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आप पहले इस रील को देखो। आ गई ना अपने चाइल्डहुड की याद। देखो हम लोग अपने चाइल्डहुड में जितनी भी चीज़ों को देखा करते थे उन चीज़ों से हमें एंटरटेनमेंट तो मिलता था, पर उसके साथ साथ हमें लर्निंग भी मिलती थी। जैसे कि द मिनी एडवेंचर्स ऑफ वानी द पू, इसके एक एपिसोड में क्रिस्टोफर ने कुछ बहुत अच्छी लाइंस बोली है, मैं चाहता हूँ आप इसे खुद सुन लीजिए। You're braver than you believe, and stronger than you seem, and smarter than you think. अब बात करते हैं जेनजी के लव लाइफ के बारे में। अब हम लोग इसे इग्नोर तो कर नहीं सकते, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है। अब देखो, जेनजी के रिलेशनशिप में सेक्स की वैल्यू तो है, बट वहाँ पर एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग और वो जो रियल डेफिनेशन ऑफ लव होता है ना, उसकी वैल्यू नहीं है। और इसी कारण जो लोग एकदम सिंगल होते हैं और लड़कियों से कभी आज तक बात भी नहीं की है और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है, उन लोगों के लिए बनता है टिंडर और बम्बल जैसी डेटिंग ऐप्स। और इन सब डेटिंग ऐप्स पे लड़के इस उम्मीद से आते हैं कि उनको उनकी लाइफ पार्टनर मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इन सब डेटिंग ऐप्स में जनरली स्कैम होता है। जैसे कि एक्स के ऊपर मतलब ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट पढ़ा मैंने, जहां पर दीपिका नारायण भारद्वाज जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने लिखा कि एक लड़का को एक लड़की बम्बल पे मिली थी और उसके बाद उस लड़की ने बोला कि मैं तुमसे 2 दिन के अंदर मिलना चाहूँगी। फिर वो लोग एक पब को चूज़ कर लेते हैं और जब वो लोग एक पब में मिलते हैं तो वहाँ पर वो लड़की इमीडिएटली हुक्का और वाइन ऑर्डर कर देती है, जिसका टोटल बिल 23,000 आता है। और ये सब बिल उस लड़के को भरना पड़ता है और लड़की उसे धमकी देती है कि या तो तुम बिल भरोगे, अदरवाइज तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के लिए ये अच्छा साबित नहीं होने वाला है। और ऐसे काफ़ी सारे स्कैम लड़कों के साथ हो चुके हैं डेटिंग ऐप्स में।
और ज़्यादा बुरा तो तब होता है जब एक लड़का को लगता है कि उसने अपने प्यार को, अपने लाइफ पार्टनर को इन प्लेटफॉर्म्स पे फाइंड आउट कर लिया है और उसके बाद उसका प्यार ही उसे बोलता है सेंड मी सम न्यूड्स, और अगर वो अपने कुछ ऐसे पिक्चर भेज देता है तो उसे फिर ब्लैकमेल किया जाता है, उसे बोला जाता है या तो मुझे इतने पैसे दो, ये करो वो करो, अदरवाइज ये सब पिक्चर पब्लिकली वायरल हो जाएंगे। तो अगर इन डेटिंग ऐप्स पे सिर्फ स्कैम हो रहा है तो यहाँ पर तो इस बात को भूल ही जाओ कि आपको आपका लाइफ पार्टनर मिलेगा। अब देखो, दो तरीके से एक इंसान एक अच्छा रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। पहला तरीका, अगर कोई इंसान है उसने अपने आप को बिल्ड कर लिया, अपने करियर को बिल्ड कर लिया, बहुत अच्छी स्टेबल लाइफ है, देन वो सामने वाले अपने पार्टनर को एक अच्छा लाइफ दे सकता है, तो इसके थ्रू वो लोग बहुत अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। और दूसरा होता है कि एक इंसान है जिसने अभी अपने आप को उतना बिल्ड नहीं किया, ठीक है, पर उसे कोई पसंद आ गया, उसे लगता है कि वो इंसान उसके लिए परफेक्ट चॉइस है, देन वो उसके साथ रहता है एक रिलेशनशिप में और वो लोग साथ में ग्रो करके दिखाते हैं अपने लाइफ में। तो ये बहुत अच्छा, ये भी एक तरीका होता है और इसके लिए एक फेमस कोट भी है, डोंट ओनली फॉल इन लव बट ऑल्सो राइज इन लव। नेक्स्ट है पॉर्न, दी वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट ऑलमोस्ट एवरी यंगस्टर्स फेस इन द लाइफ। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 37% जो इंटरनेट का मटेरियल है वो पोर्नोग्राफी है। पर पता है असली प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा इशू होने के बावजूद भी हमारे सोसाइटी में सेक्स को और इन चीज़ों के बारे में बात करने को टैबू समझते हैं, क्योंकि हमारे सोसाइटी में लोगों को गाली देने में या फिर अश्लील बात करने में शर्म नहीं आएगा, बट अगर आप उनके सामने इन चीज़ों के बारे में बात करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा शर्म आता है। इनफैक्ट सेक्स को लेकर के तो काफ़ी सारे वल्गर वर्ड्स भी हैं और इन वर्ड्स को मैंने छोटे बच्चों के मुंह से सुना है और ये चीज़ें बोलने में लोगों को शर्म नहीं आएगा, बट अगर आप उनके सामने सेक्स, पॉर्न, मैस्टरबेशन, कॉन्डम बोलते हो तो लोग ऑफेंड तक हो जाते हैं। और इन्हीं सब के कारण कई बार टीचर्स भी बच्चों को सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर या फिर रिप्रोडक्शन के ऊपर चैप्टर पढ़ाने से कतरा जाते हैं, अनकंफर्टेबल फील कर लेते हैं और इन्हीं चीज़ों के कारण बहुत ज़्यादा इशू भी देखने को मिलता है। जैसे कि DNP इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 6ठे नंबर पे है मोस्ट पॉर्न वॉचिंग कंट्री के लिस्ट में, और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कहाँ पीछे रहने वाला है, वो तो नंबर 1 पे है। नाउ सीरियसली हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से पॉर्न यंगस्टर्स को बर्बाद कर रहा है और उनको सेक्स एडिक्ट बना रहा है। बट बाकी यूट्यूब वीडियो की तरह हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे, हम लोग प्रॉब्लम के जड़ तक जाएंगे। अब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? देखो, मेन प्रॉब्लम ये है कि जब एक लड़का या फिर एक लड़की अपने यंग एज में पॉर्न को डिस्कवर कर लेते हैं और उस वक्त उनको ये भी नहीं पता रहता कि ये चीज़ राइट है या फिर रॉन्ग है, और वो इन चीज़ों में एडिक्ट हो जाते हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सीरियसली, ओके, मुझे बताओ कि ज़्यादातर टाइम लोग पॉर्न को डिस्कवर कैसे करते होंगे? अब आप लोग बोलिएगा कि भाई इंटरनेट पे ब्राउज करते करते कहीं ना कहीं से डिस्कवरी हो ही जाती होगी इन चीज़ों की, पर मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को अपने स्कूल के दिनों में ही डिस्कवर कर लेते हैं और मैंने ये खुद देखा है। एक बार मैं अपने क्लास में था तो वहाँ पर टीचर एक लड़का से स्टेप मॉम का मीनिंग पूछती है, तो वो लड़का खड़ा होता है और आंसर दे देता है। उसके बाद उसके बगल में एक और लड़का रहता है, वो उससे पूछता है कि भाई तू तो पढ़ता नहीं है, तुझे पता कैसे इसका मतलब? तो वो बोलता है कि मैंने पॉर्न में देखा था, और ये चीज़ उसने बहुत ज़्यादा गर्व के साथ कहा था। और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने अपने हेड को शेव किया था और उसके बाद से ऑलमोस्ट पूरा क्लास उसे जॉनी सिंस बुलाने लगा था, और पहली बार मैंने मियाँ खलीफा का नाम तो क्लास 3 में सुना था। देखो, ये स्कूल में जाने वाले बच्चे जिनका अभी यंग एज है, सीखने की उम्र है, अच्छे से लाइफ को एंजॉय करने की उम्र है, इस वक्त ये लोग पॉर्न स्टार्स के नाम जानते हैं। और अब अगर आप पेरेंट्स हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप समझ जाओ कि आपके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनका पढ़ाई कैसा हो रहा है वो तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, बट उनके आसपास का जो सर्किल है ना, वो उनको काफ़ी ज़्यादा बेकार बना देता है, उनको इन चीज़ों में एडिक्ट कर देता है। नाउ जितने भी लोग पॉर्न देखते हैं और मैस्टरबेशन करते हैं और उनको लगता है कि भाई ये चीज़ें टोटल नेचुरल है और टोटल हार्मलेस है, उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने आसपास के बातों को अपने दिमाग में फिट कर दिया है। आप नेचर के अकॉर्डिंग देखो, नेचर ने आपके बॉडी को इसलिए बनाया है ताकि आप अपोजिट जेंडर से कनेक्ट कर पाओ और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाओ, ना कि आप पॉर्न देखो और मैस्टरबेशन करो। और इनफैक्ट आप जितने भी पॉर्न स्टार्स को देखते हो वो लोग खुद आपको बर्बाद करना चाहते हैं। मियाँ खलीफा को तो जानते ही होंगे, इसने अपने वीडियो में मेल्स को चीप एंड ईजी कहा है। अब आप इस वीडियो को खुद ही देख लो। I have never wanted a man and not gotten him. Do you have any idea how many men have wanted me and not gotten me? But there has never been a single man that I have wanted that I have not gotten, because men, they are cheap and easy. और देखोगे इन लोगों को,
वेल, इन लोगों के ऊपर गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हम लोगों ने खुद ही इन लोगों को मौका दिया था हमारे लाइफ में इंटरफेयर करने का। योर ब्रेन ऑन पॉर्न नाम का एक बहुत अच्छा बुक है। अब इस बुक में ऑथर गैरी विल्सन बताते हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों के कारण मेल्स इनफर्टाइल बनते जा रहे हैं और इसी कारण अप्रॉक्सीमेटली 15% कपल्स को कंसीव करने में ट्रबल फेस करना पड़ रहा है। और ऑथर ये भी बोलते हैं कि जब आप इन चीज़ों को देखते हो तो उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा चरम सुख तो महसूस होता है, बट उसके कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें आपके आफ्टर मैरिटल लाइफ को भी इफेक्ट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और ऐसा काफ़ी सारे केसेस में देखने को मिला भी है। डॉक्टर समीर पारिक जो कि मेंटल हेल्थ के डायरेक्टर हैं, इनके सामने एक 26 साल की उम्र के आदमी का केस आया था। अब इस आदमी का इशू ये था कि ये रोज़ 3 से 7 घंटे पॉर्न देखा करता था और इन सब के बाद वो अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होने के बजाय अपने रूम में अकेले जा कर के पॉर्न देखता था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। वेल, देखो बॉस, जब एक इंसान इन चीज़ों को देखता है ना, तो उसके बाद उसका सेक्स को लेकर के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वहीं पर नॉर्मल इंसान का नॉर्मल रहता है, बट जब इतना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन होता है तो उसका रियल सेक्स से इंटरेस्ट उड़ जाता है। वो इन फेक फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहता है और इस तरीके से पॉर्न जेंजी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, वीक बना रहा है। वेल, हमने इतने सारे प्रॉब्लम के बारे में बात किया, पर इन सब का एक ही सल्यूशन है जिसका नाम है फेस योर फियर। अपने डर का सामना करो। आपके लाइफ का मेन प्रॉब्लम है आपका नशा, आपका एडिक्शन। आप अपने लाइफ के रियलिटी पे आते हो, आपको दिखता है कि आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ है, बहुत दुख है, और उससे बचने के लिए, दुख को भुलाने के लिए आप नशा मतलब रील्स, पॉर्न, ड्रग्स, मैस्टरबेशन, इन चीज़ों का सहारा लेते हो। और कुछ टाइम के लिए आपको बहुत अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं है, पर उसके कुछ टाइम के बाद जब इन चीज़ों का असर ख़त्म होता है, आप अपनी दुख भरी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। एंड इन सब को फिर से भुलाने के लिए आप अगेन शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भागते रहते हैं। कर रहे हो ना मेरे एक एक बातों से रिलेट? अब इस टाइम पे रुक जाओ और ये सोचो कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, कब तक? सब एडिक्शन का, सब नशा का मेन रीज़न ये होता है कि आपके लाइफ में दुख है और उस दुख को भुलाने के लिए, कुछ पल के सुख को पाने के लिए आप इन नशा का सहारा लेते हो। बस एक बार आपको अपने दुखों का सामना करना है। बहुत से लोग मोटिवेशन का सहारा लेते हैं, पर जब आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम को फेस करते हो और उसे फिक्स करने का ठान लेते हो ना, तो उससे बड़ी मोटिवेशन पूरे यूनिवर्स में आपको नहीं मिल सकती। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और वो अपनी फैमिली की सिचुएशन को, खुद की सिचुएशन को देखता है और वो बोलता है कि मुझे आलस आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, तो मैं तो यही बोलूंगा कि तुम्हारे अंदर आलस आ कैसे सकता है? तुम अपने फैमिली की सिचुएशन को देखो और समझो कि तुम क्या कर सकते हो। अपनी फैमिली की सिचुएशन को देखो, हर पल आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, दिन आपका खून खौल जाना चाहिए अपने आप को चेंज करने के लिए। और जब ऐसा होगा, उस वक्त आपके एडिक्शन, आपके नशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और बोलेंगे कि तुझे मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू बस मेरे पास आ जा, मैं तुझे सुख दे दूंगा। पर उस वक्त आपको खुद से ये कहना है, मेरे जितने भी एडिक्शंस हैं, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना। मेरे लाइफ में जो दुख है, मुझे उस दुख का सामना करना है और उसे फिक्स करना है। बट मैं जब भी दुख से डरता हूँ, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ और मुझे बस कुछ पल का ही सुख मिलता है और उस सुख को फिर से पाने के लिए मैं तुम्हारा सहारा लेता रहता हूँ और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है और मैं वीक बनता रहता हूँ। पर अब और नहीं, आज से मैं अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और जब आप ऐसा करोगे तो उसके बाद आप अपने लाइफ में और ज़्यादा कमज़ोर नहीं बनोगे, बिकॉज ये जो कुछ पल का सुख होता है ना, ये आपको कमज़ोर भी बना देता है। लाइक अगर आप पॉर्न देखते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है, और अगर आप मैस्टरबेशन करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाते हैं, आप फिजिकली वीक बन जाते हो। तो क्या फ़ायदा वैसे प्लेजर का जो कि आपको वीक बना रहा है? अब अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो और अपने हर एक प्रॉब्लम को फिक्स करो ताकि दोबारा आपको उस प्रॉब्लम को फेस ही ना करना पड़े। और जब आप अपने लाइफ में कुछ बिल्ड कर लेते हो ना, तो उससे जो खुशी मिलती है वो आपको इन फालतू के एडिक्शन से कभी भी नहीं मिलने वाली। उन लोगों की तरह बन के दिखाओ जिन लोगों ने अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे ध्यान दिया और एक अलग नाम बना के दिखा दिया। जैसे कि डेविड गॉगिंस, इनका जो चाइल्डहुड था, इनका जो बचपन था, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तरीके से बीता है, बिकॉज इनके फादर बहुत ज़्यादा अब्यूसिव थे। वो इनकी मदर को भी मारते थे और इनको भी मारते थे। पर इन सब को सहने के बावजूद आज ये आदमी वर्ल्ड का टफेस्ट मैन माना जाता है और नेवी सील्स में भी काम कर चुके हैं ये, और अल्ट्रा मैराथन रनर भी बन चुके हैं, और नेवर फिनिश्ड और कांट हर्ट मी जैसे फेमस बुक भी लिख चुके हैं। एक बार इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा था कि आप जब दौड़ते हैं
तो आप घंटों तक दौड़ते हैं, पर डेविड गॉगिंस ने बोला कि नहीं, मैं दिनों तक दौड़ सकता हूँ। When you're running, you run for hours. Days. What days? और डेविड गॉगिंस की तरह ही आपके लाइफ में कितनी सारी डिफिकल्ट टाइम क्यों ना आ जाए, पर आपको कभी भी हार नहीं मानना है। बिकॉज अगर आप कुछ ट्राई भी करते हो, कुछ स्टार्ट भी करते हो और उसके बाद फेल भी हो जाते हो, चलो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम आपको एक्सपीरियंस तो मिल गया। आप बाकी उन करोड़ों लोगों से बहुत अलग हो जिन लोगों ने ट्राई भी नहीं किया था। इस एक वीडियो से आपको जनरेशन के हिस्ट्री के बारे में पता लगा। इस एक वीडियो से आपको ये भी पता लगा कि किस तरीके से और किस कारण जेनजी बर्बाद हो रहा है। और हमने एक एक करके इन चारों प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से बात भी किया और एंड में आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया। तो इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने के पीछे जो रिसर्च है, जो स्क्रिप्टिंग है, जो एडिटिंग है, इन सब में मेरा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा है। तो यार अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो ना, तो आपका प्यार और सपोर्ट देख करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और इसके साथ ही साथ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे ऐसी किसी भी वीडियो को आप मिस ना करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, एंड ऑलवेज बी रिच इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। बाय एंड जय हिंद।